जुनून इश्क भाग 7। अपने कमरे से नहा धोकर उत्कर्ष जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर चला आया। उसने नीली जींस के ऊपर सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसकी जिम में पसीना बहाकर मेहनत से बनी शानदार बॉडी साफ साफ नजर आ रही थी। अपनी आस्तीन को ऊपर की ओर मोड़ता हुआ बड़े रोब से वो आंगन में सबके बीच आया। बाहर आंगन में पिताजी माँ पंडित जी के साथ बैठे हुए थे। एक कोने में निष्कर्ष और सुरभि भी खड़े थे। सुरभि ने धीरे से निष्कर्ष के कान में कहा, क्या लगता है आपको भैया अब तक नहीं आए? भैया इतनी देर से क्या कर रहे होंगे? निष्कर्ष ने कहा, अरे क्या कर रहे होंगे क्या पता, पाकीजा भाभी के सपनों में फिर न खो गए हो। और दोनों मंद मंद फिर से मुस्कुराने लगे। तभी उत्कर्ष ने पीछे से दोनों के सर पर चपत मारी। बताऊं अभी दोनों को कौन किसके सपने में खोया है? खड़े खड़े ड्रामे करने आए सिर्फ। निष्कर्ष ने कहा, अरे भैया आ गए। सुरभि ने तभी कहा, अरे भैया आ नहीं गए, जा रही है। जाइए भैया वरना पिताजी ब्लास्ट ही हो जाएंगे अब तो। उत्कर्ष ने हंसते हुए धीरे से उसका कान खींचा और कहा, जा रहा हूँ। पिताजी ने उसे देखा तो पंडित जी से कहा, ये रहे हमारे सपूतनी के लिए उस कन्या को पसंद किया है हमने। कुंडली तो आपने दोनों की मिला ही ली है पंडित जी। पंडित जी ने कहा, जी जी शर्मा जी, 36 में से पूरे 30 गुण मिल रहे हैं। जोड़ी अच्छी जमेगी। आप कहे तो चटमंगनी पट ब्याह ही हो जाए अब तो। पिताजी ने कहा, जी पंडित जी, मगर उससे पहले इनसे भी पूछ लेते हैं कि इन्होंने तो किसी को नहीं पसंद किया। आखिर मॉडर्न जमाना है भाई, फिर कहीं ये ना कहे कि हमसे पूछा नहीं। पंडित जी ने हाँ में सिर हिलाया तो फिर पिताजी ने उत्कर्ष से कहा, हाँ तो बेटा कल जो लिफाफा दिया था हमने उनमें से कोई पसंद आया? उत्कर्ष ने दो टुक जवाब ना कहकर दे दिया। इसके आगे उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। नाम तो वो लेना चाहता था पाकीजा का, मगर लेता कैसे? उसे अभी ये भी जानना था कि पाकीजा के दिल का हाल क्या है। अपनी जल्दबाजी में वो उसे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, ना ही किसी जबरदस्ती के रिश्ते में बांधना चाहता था। पिताजी ने उत्कर्ष की ना सुनकर पंडित जी की ओर देखा और कहा, ठीक है फिर पंडित जी, जब लड़का तैयार है तो फिर मिल लेते हैं लड़की वालों से। पंडित जी ने कहा, जी आप बस हुक्म कीजिए शर्मा जी, मैं आज ही सुधांशु जी से कह देता हूँ कि आप सब आ रहे हो। पिताजी ने पंडित जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे महाराज कबीर खुद कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होए बहुरी करोगे कब? फिर हम क्यों देरी करें, आज ही रिश्ता पक्का कर आते हैं और सगुन भी दे आते हैं। वैसे भी आजकल के लड़कों का भरोसा नहीं, पाँव घर में टिकते ही नहीं इनके। फिर जाने कब जनाब मुंबई से वापस आए, कुछ ऊंच नीच हो उससे पहले सब शांति से निपट जाए तो ही अच्छा। पंडित जी ने कहा, जी जी मैं समझ गया, मैं अभी उनको फ़ोन के देता हूँ। जी पंडित जी, वैसे अपनी बिरादरी के और योग्य लड़कों के बारे में भी बताते रहिएगा। लगे हाथ बिटिया को भी ब्याह देते हैं तो इन सब जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाए हम भी, और फिर बचा एक लड़का तो उसका भी ब्याह गाय ब्याह हो ही जाएगा। फिर हम भी शांति से गंगा नहा लेंगे। पिताजी की इस बात पर सुरभि ने निष्कर्ष पर तंज कसा, देख लो भैया इस घर में आपकी इज्जत बस गाय बगाए बर की है। निष्कर्ष ने लटका सा मुंह बनाते हुआ, शुक्र मनाओ उतनी तो है कम से कम, तुम्हें तो बस भगाने के चक्कर में है वो। इस पर सुरभि चिढ़ गई और मासूम सा मुंह बना लिया। निष्कर्ष बेचारगी में हंस दिया। इधर पंडित जी पिताजी से कह रहे थे, हाँ हाँ शर्मा जी बिल्कुल सही सोचा आपने, अच्छे लड़कों की कहाँ कमी है हमारी बिरादरी में। आप बस हुक्म दो, एक से एक लड़के हाजिर कर देंगे। उससे पहले हम जरा सुधांशु जी को फोन किए देते हैं आप लोगों की खातिरदारी के लिए। यह कहकर पंडित जी ने अपना फोन निकाल लिया और सुधांशु जी को शर्मा परिवार के उनके आने की खबर दे दी। सुधांशु जी भी अब लड़के वालों के आओ भगत की तैयारी में तटस्थ भाव में तल्लीन हो गए। दोपहर करीब 12 बजे शर्मा परिवार पंडित जी के साथ सुधांशु जी के घर मेरठ में बिजनौर पहुंचा। सुधांशु जी ने बड़े जोश के साथ उन लोगों का स्वागत किया। पिताजी पंडित जी के सुधांशु जी जो कि लड़की के पिता थे आपस में बैठकर बातें करने लगे। उत्कर्ष निष्कर्ष और सुरभि एक साथ बैठे हुए थे। एक तरफ उत्कर्ष का दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे उसकी अनहोनी की आशंका उसे हो रही हो। उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। यह सब नहीं चाहता था मगर फिर भी चीजें हो रही है। उत्कर्ष यह सब चीजें रोक देना चाहता था। वह नहीं देखना चाहता था किसी भी लड़की को। आखिर उस दिल में जहाँ पहले से ही पाकीजा बस चुकी है वहाँ किसी और को जगह देने के लिए जगह होनी भी तो चाहिए। और उसकी आंखें तो मानो कुछ देखना ही नहीं चाहती थी। वे भींच कर अपनी आंखें बंद कर देना चाहता था। निष्कर्ष उसे तो मानो बहाना मिल चुका था अपने भैया को आज परेशान करने का। और वही सुरभि भी पाकिस्तान और उत्कर्ष को लेकर परेशान थी।
वह भी चाहते थे कि उत्कर्ष वहीं शादी करे जहां उसे खुशियां मिले। सुधांशु जी का एक भरा पूरा परिवार था जिनमें उनके 4 बच्चे थे, 2 बड़े बेटे और एक बड़ी बेटी जिनकी शादी हो चुकी थी। यह उनकी आखिरी बेटी थी जिसकी शादी अब बाकी रह गई थी। शर्मा परिवार की आवभगत में लगे हुए थे। तभी पिताजी ने कहा, अरे भाई यह सब तो चलता ही रहेगा, पहले वो काम कर ले जिसके लिए आए हैं। अगर लड़की भी देख लेते तो सब पक्का हो जाता। वैसे सब कुछ तय हो ही चुका है, यह तो फिर भी एक रस्म भर है। सुधांशु जी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और अपनी पत्नी से बिटिया को बाहर लाने को कहा। कुछ देर में उनकी बेटी बाहर चली आई, गुलाबी साड़ी में लिपटी, माथे पर घूंघट डाले, गोरी चिट्टी एक लड़की शर्माती सकुचाती हुई उन लोगों के सामने पहुंची। उत्कर्ष के माँ तो अपने होने वाली बहू को देखकर फूले नहीं समा रही थी। आखिर पूरा परिवार जानता था कि ये सब कुछ मात्र एक औपचारिकता भर है। आखिर पिताजी ने जो तय कर लिया, यानी कि शादी अभी नहीं होनी है। उन्होंने लड़के को अपने बगल में बिठाया और उससे कुछ सवाल पूछने लगी। मेरा नाम क्या है? आपका नाम क्या है बिटिया? जी डिम्पल नाम है इसका। वैसे तो हम सभी प्यार से डिम्पी बुलाते हैं, लड़की की माँ ने जल्दी से कहा। अच्छा अच्छा, माँ ने कहा। जहाँ माँ नाम सुनकर खुश हो गई वहीं निष्कर्ष और सुरभि ने अपना माथा पीट लिया। उत्कर्ष भी हैरान था। सुरभि ने कहा, इसका मतलब आपको पता था लड़की के बारे में कि भैया की शादी किससे हो रही है? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? निष्कर्ष ने लाचारगी से कहा, अरे मेरी माँ, मुझे खुद कहाँ पता था कि मेरी जुबान इतनी काली निकलेगी, कसम से। वह सब तो मैंने मजाक में कहा था, मुझे सच्ची कुछ नहीं पता था। सुरभि मुंह बनाकर बोली, बड़ा हमसे ना ज्यादा ना बनो, इतनी ही काली जुबान होती तो ना तो पिछले 3 साल से जो आपकी अब की पास हो जाऊंगा कहकर होते हो ना, तभी एक कॉलेज में ना लटके होते। निष्कर्ष ने बचते हुए कहा, अरे यार सच कह रहे हैं तुम ना, अब ज्यादा दिमाग न चलाओ और अब देखो आगे क्या क्या करिश्मा सच होता है। सुरभि ने कुछ नहीं कहा। उत्कर्ष तो बेचारा अभी तक मुंह लटकाए बैठा था। सुरभि ने लड़की से पूछा, तो डिम्पी जी आप कहाँ तक पढ़ी है? सुरभि के सवाल पर उसके पिताजी ने उसे घूर कर देखा, मानो ऐसे पूछ कर उसने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तभी डिम्पी की मम्मी ने जल्दी से जवाब दिया, जी बीए पास है हमारी लड़की। सुरभि ने आंखें नीचे करके और माँ ने खुशी से कहा, जी जी यह तो बहुत अच्छा है। अगला सवाल? निष्कर्ष ने तुरंत भागा। किस विषय से? इस पर लड़की ने शायद जवाब देने के लिए अपना घूंघट हल्का सा ऊपर उठाया। तभी उसके पिताजी ने कहा, अंग्रेजी साहित्य में बेटा। पढ़ाई लिखाई में बड़ी होशियार थी हमारी बेटी, मगर शादी विवाह भी तो करना है इनका, तो आगे पढ़ लिख कर क्या ही करेंगे। वैसे भी इसके तुम भाग्य खुल गए जो आपके परिवार से रिश्ता होने जा रहा है। गोपाल प्रसाद जी ने तभी कहा, जी जी बिल्कुल सही बात है कही है आपने, ऐसे बाकी सब तो पक्का हो ही चुका है। आशा है कि लेन देन का भी ख्याल आप रखेंगे ही। सुधांशु ने कहा, जी जी आप जो कहे, बस सब बंदोबस्त रहेगा, आप उसकी चिंता ना करें। पिताजी ने के इस बात पर उत्कर्ष का मन किया कि उठकर भाग जाए यहाँ से। आखिर वो दहेज जैसी घिनौनी चीज के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। वो कुछ कहना चाहता था मगर उसकी माँ ने उसे रोक लिया और कहा, जी भाई साहब सब कुछ सही है, मगर आपकी बड़ी बेटी के ब्याह हुए 4 साल हो चुके, आप अपनी छोटी बेटी की शादी में इतना वक्त क्यों लगा दिया, जबकि वो तो मात्र उससे 1 ही बरस छोटी है। तभी अचानक चल के बगल में बैठी डिम्पी ने अपना घूंघट उतार फेंका और खड़े होकर बच्चों जैसे कहने लगी, माँ देखो ना, यह लोग कितना सवाल करते हैं, उपलते कितनी गर्मी हो रही है, इस साड़ी में मुझे नहीं पहनना। माँ देखो ना, ये लोग कितना सवाल करते हैं, ऊपर से कितनी गर्मी लगती है, इस साड़ी में मुझे नहीं पहनना। शर्मा परिवार ने जब डिम्पी की इस हरकत और तोतली बोली को देखा सुना तो मानो किसी ने उन सबको 100 बैट से झटका दे दिया। तभी तुरंत खड़े हो गए और इधर सुधांशु जी और उनकी पत्नी का बुरा हाल हुआ जा रहा था। पंडित जी तो बस धीरे से खिसकने के विचार में थे। अब पिताजी ने कहा, ये सब क्या हरकत है? आपकी बच्ची तो मानसिक विकसित है और आप उसकी शादी आप हमारे होनहार बेटे से कराना चाहते थे, आपको शर्म नहीं आई इतनी बड़ी धोखाधड़ी करते हुए? सुधांशु जी ने बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं शर्मा जी, आप गलत समझ रहे हो, वो तो बस दांतों के कारण बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है उसे, बाकी वैसा कुछ नहीं है। तभी उत्कर्ष की माँ ने कहा, क्या है?
और कैसा है भाई साहब, वो सब तो हम खुद देख ही चुके हैं। और आपको क्या लगता है हमें पता नहीं चलता क्या इस बारे में? अरे हम भले दूर से आए हैं मगर खोज खबर हमने भी की है। वो हमें सही वक्त पर पता चल गया कि लड़की का दिमागी संतुलन सही नहीं, वरना जाने क्या क्या कर बैठते आप लोग। माना बिटिया की हालात ठीक नहीं, हम समझते हैं इस बात को, मगर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप इसकी जिम्मेदारी छुड़ाने के लिए किसी और के पल्ले बांध दोगे। वैसे भी आप कब तक बचते आप फिरोगे? आपके और पंडित जी के खेल से तो हम कब के वापिस हो गए हैं। जब से पंडित जी को शादी की इतनी जल्दी हो रखी थी का? पंडित जी कतई पैसा खाए रहे हैं आपसे। ये शादी कराए के बिना सब प्लान फुर हो गवानू। गोपाल प्रसाद जी अब तक शांत थे। उत्कर्ष की माँ की इस बात पर सवाल कर बैठे। पैसा क्या मतलब है आपका शर्माइन? माँ ने फिर कहा, मतलब ई है शर्मा जी की इनकी लड़की की इस हालत के बारे में हमको सब पहले से ही पता लग गया था। पिताजी ने पूछा, कैसे? उधर उत्कर्ष, निष्कर्ष और सुरभि भी सोच में पड़े थे। तभी माँ ने कहा, आपको तो शादी की जल्दी पड़ी थी और पंडित जी तो चटमंगनी पट ब्याह के खेल में रमे थे। जिस दिन पहली बार पंडित जी ने लड़की के 1000 गुण और परिवार के 100 गुण गिनाए थे, उसी दिन हमें शंका हो गई थी। फिर जब बताया कि परिवार यहाँ बिजनौर का है तो हमने दिमाग दौड़ाए और अपनी बुआ की लड़की सुमन को फोन मिलाया। वो भी यहीं रहती है, बस आपके घर से पीछे वाली गली में। जब हमने उससे पूछताछ की तब हमें पता चला कि खेल तो सालों से चला आ रहा है। डिम्पल के लिए रिश्ते तो काफी वक्त से खोजा जा रहा है, मगर पूरे शहर में बात फैल चुकी थी डिम्पल के तबीयत की। तो लड़का मिलना तो दूर सोचना ही दूर हो गया था। खैर, कहानी में अगली रूपरेखा तय की। पंडित जी ने जो दूर के रिश्ते में भाई साहब के साडू लगते थे, अब परिवार के खातिर ये पहले से एक लड़के ला चुके थे डिम्पल के ब्याह के लिए, जिसके बदले में ये कुछ पैसे खाते हैं। मगर किस्मत से उन लड़कों की भी सच्चाई पता लग गई हमारी तरह। माँ सारी बातें एक सांस में कहकर जब तक रुकी तब तक पिताजी ने आंखों में खून उतारा था और वो गुस्से में सुधांशु और पंडित जी से बोले, पंडित जी, आप सबने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, शर्म नहीं आती आपको? हम आपको छोड़ेंगे नहीं। निष्कर्ष भी अब तो गुस्से में आ चुका था और पंडित जी की कॉलर पकड़कर बोला, क्या पंडित, हमारे साथ धोखाधड़ी? हम ही को चूना लगाने चले थे? तुम्हें तो तुम्हारी औकात हम दिखाते हैं। बेटा, जब पुलिस लाएगी ना डंडे तब तक आएगी होश ठिकाने, तब तक हम हाथ साफ कर लेते हैं। बात बढ़ती देख उत्कर्ष बीच बचाव में कूद पड़ा और जैसे तैसे कर निष्कर्ष से पंडित जी को छुड़ाते हुए बोला, पागल हो गया क्या निष्कर्ष, तू भी उनकी तरह हरकत करेगा? उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? दूर रह। देख इस लड़की को, उन सब से उस मासूम का क्या दोष है? तू पुलिस को बुलाएगा तो क्या पुलिस इससे जुड़े सवाल नहीं करेगी, जांच नहीं करेगी? बिन बात बिन दोष उस मासूम की इज्जत उछाल दी जाएगी जमाने में। इसके माँ बाप की सजा इसे क्यों मिले? फिर उत्कर्ष पिताजी की ओर मुड़ा और कहा, पिताजी, मुझे जो लगा मैंने कह दिया। मेरे हिसाब से इनकी गलती की सजा उस मासूम को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए कृपया आप इन लोगों को छोड़ दीजिए और अब घर चलिए। पिताजी ने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा और उत्कर्ष को मौन स्वीकृति दे दी। उत्कर्ष ने फिर सुधांशु जी की ओर देखा और कहा, आपकी बेटी मासूम है सर, वो उम्र में बड़ी है मगर दिल और दिमाग से अभी बच्ची है। उसे बोझ समझकर इस तरह उसकी और औरों की जिंदगी में खिलवाड़ मत कीजिए। ये मेरा कार्ड है, इसे संभालिए और मुझे फोन कीजिएगा। मुंबई में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो मनोचिकित्सक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तब तक इसे बेचने की कोशिश ना करें। आप फोन करिएगा, हम चलते हैं अब। यह कहकर उत्कर्ष उन लोगों के पैर छुए बाहर चला आया और इधर जाते जाते पिताजी ने पंडित जी को घूरा जैसे मानो खा ही जाएंगे। उधर पंडित जी शक पका गए और उनके जाते ही बोले, बाल बाल बचे राम। आते वक्त निष्कर्ष वहीं खड़ा डिम्पल को देख रहा था तो सुरभि ने कहा, क्या हुआ भैया, क्या देख रहे हो? निष्कर्ष ने कहा, बहन, बात तो भैया के एकदम सही कही। देखो न, सच में कितनी खूबसूरत है जे। सुरभि ने डिम्पल की तरफ देखा जो बच्चों की तरह केला खा रही थी और फिर उसने निष्कर्ष से कहा, कह तो सही रहे हो भैया, एक काम करो ना, बेचारी से कोई तो शादी करेगा नहीं, आप ही कर लो ना। निष्कर्ष अचानक से यह सुन हकलाते हुए बोला, पगला गई हो क्या? ज्यादा पकड़ ना करो और चलो बाहर सबके साथ, नहीं तो बताए दे रहे हैं लग जाएगा 1-2 कटापी से। सुरभि
ये सुन दांत निपोड़ कर बाहर आ गई और निष्कर्ष भी जाने को मुड़ा और एक बार फिर पीछे पलटकर डिंपल को देखा और मन ही मन सोचा, सच कितनी खूबसूरत है, क्या हुआ जो थोड़ी बीमार है, क्यों ना हम ही शादी कर ले। निष्कर्ष को शादी का ख्याल आया, मगर अगले ही पल डिंपल ने उसे कह देख कर कहा, मम्मी मम्मी ये छोटे अंकल हम तब जाएंगे, दे दो ना मेले तेले तो कैसे घूरे जा रहे हैं। मम्मी मम्मी ये छोटे अंकल कब जाएंगे, देखो ना मेरे केले को कैसे घूरे जा रहे हैं। निष्कर्ष ने यह सुना, फिर ख्वाबों में वापस जमीन पर आ गया और फिर अपनी थूक निकलते हुए कंट्रोल निष्कर्ष कंट्रोल कहता हुआ वहां से बाहर चला आया। घर लौटते वक्त सभी खामोश थे, सबके चेहरे पर कुछ न कुछ तनाव के भाव उभरे हुए थे, सिवाय उत्कर्ष के। उसकी तो मानो लॉटरी ही खुल गई। इन सब के बीच में एक अच्छी चीज ये हो गई कि रिश्ता अब नहीं हो पाया और उत्कर्ष को एक मौका मिल गया पाकिजा को पाने का, उसकी मन की बात जानने का। और इस शांत खामोश माहौल में वो मन ही मन गीत गुनगुनाते लगा, जो कि जाने कब होठों से निकल आवाज में तब्दील हो गया। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। सभी हैरानी से उत्कर्ष को सवालिया नजरों से देखने लगे तो उत्कर्ष उन लोगों की नजरों को भांप कर अपनी बेवकूफ़ी पर झेप गया और दूसरी ओर नजरें चुराते हुए देखने लगा। कुछ वक्त बाद सभी घर पहुंच गए। पिताजी काफी गुस्से में थे, इसलिए सीधे अपने कमरे में चले गए और उत्कर्ष निष्कर्ष और सुर भी उत्कर्ष के साथ उसके कमरे में चले गए। वे लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहां कोई और पहुंचा। कौन आया था अब उत्कर्ष के कमरे में? क्या उसकी ये खुशी बस पल भर की थी? क्या इस रिश्ते के टूटने के बाद अब कोई नई कहानी बन पाएगी उसकी पाकिजा के साथ? जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। हम इतनी मेहनत से आपके लिए कहानी लेकर आए हैं, ऐसी कहानी यूट्यूब पर है भी नहीं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।